इसका एक क्वेश्चन था, ये इसी के बारे में बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस मतलब क्लास का होमवर्क था। और इसमें क्या गिवन था, डी इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको, डी इज़ मिनिमम डिस्टेंस। बाकी लोग ट्राई करें फिर बताएं, जो इन्होंने बोला है उस हिसाब से करें आप। और तुम सेकंड वाला तब तक ट्राई करो जब तक मैं इनको ये बता रहा हूँ। D is minimum distance between the curve y equal to fx equal to e to the power x and gx equal to log x base e, then d to the power 6 equal to। अब यहाँ पर क्या हमको ध्यान रखना था, और ये हमारे रिलेशन फंक्शन में भी है इस टाइप के क्वेश्चन, अभी मैं बताता हूँ, उनके बारे में बात करूँगा थोड़ी सी। पहले ये बात करते हैं कि ये जो अगर हम इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें y इक्वल टू, ये पहली बात तो हमको आइडिया होना चाहिए कि y इक्वल टू ई टू द पावर x और y इक्वल टू लॉग x, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। एक तो ये हमको पक्का लर्न होना चाहिए और पता होना चाहिए। और हम जब कभी भी किसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक दूसरे के इन्वर्स का, तो हम क्या करते हैं, एक मिरर इमेज ले लेते हैं, मतलब एक मिरर ले लेते हैं और उस मिरर का नाम है y इक्वल टू एक्स। जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था हमने, तब ये बात की हुई थी कि अगर साइन x का ग्राफ पता है और अगर हमें साइन इन्वर्स x का ग्राफ निकालना है तो हमें y इक्वल टू एक्स एक प्लेन मिरर कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का होता है, y इक्वल टू ई टू द पावर x का, एक्सपोनेंशियली ऐसे जाएगा ये। और जो log x है उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस जो है वो इस लाइन से फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसको डबल कर देंगे। यहाँ से एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ तक की, इस पॉइंट P के, वैसे तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमको पता ही है कि 1,0 होते हैं, ठीक है, 1,0 हमको पता ही है। और वैसे अगर मैं इसको सिमेट्रिकली बनाना चाहूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको इस तरीके से ध्यान रखें क्योंकि करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो लाइन है हमारी वो तो y इक्वल टू एक्स होगी ही होगी, ये जो लाइन है गायब हो गई है, ये y इक्वल टू एक्स तो है ही है। ये जो पॉइंट है वो इस टाइप से कट करेगा यहाँ से, ये जो लाइन है और ये जो पॉइंट है 1,0 और 0,1 ही आने वाला है। तो हम अभी पहले इसको करेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ये 0,1 है, तो हम चाहें तो 1,0 और 0,1 से भी डायरेक्ट हम इनकी लेंथ निकालेंगे ना। अगर ये P है और ये Q है तो यही लेंथ आएगी जो D की वैल्यू होगी। लेकिन मान लिया अगर हम वैसे नहीं भी करना चाहते हैं तो भी इसका पूरा मेथड तो सॉल्व करके मैं दिखाता ही हूँ, और नहीं तो हम PQ की लेंथ डायरेक्ट निकाल लें। तो PQ इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे D की वैल्यू √2 आ जाएगी। और D टू द पावर 6 की वैल्यू पूछ रहा है, तो √2 टू द पावर 6 यानी कि क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3। तो ये 8 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मान लिया अगर हमने जो पिछले टर्न पे पढ़ा था उससे रिलेटेड अगर हम करें तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पर लिख लेंगे कि y इक्वल टू लॉग एक्स and y equal to e to the power x are inverse of each other। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो एक लाइन हमें पता चल जाएगी, टेक अ लाइन y इक्वल टू एक्स एज अ प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर हमने कंसीडर कर लिया y इक्वल टू एक्स, और यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर हमें नहीं भी पता है तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले वाला हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स
ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। और अगर हम डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर x1। और एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों को कर देंगे इक्वेट, ये भी m1 की वैल्यू है और ये भी m1 की वैल्यू है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 1 को ई टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये उसका पूरा प्रोसेस से बता रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट उसका आंसर वही है जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। और y1 इक्वल टू ई टू द पावर 0 यानी 1, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 0,1। और लाइन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 है और c तो 0 है। तो ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 1/√2 d की वैल्यू। और अब यहाँ पर क्या करना है, इन्होंने क्या बोला है, d की वैल्यू आ गई है, उस d को पहले डबल कर देंगे क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये वाली होगी वही डिस्टेंस ये वाली भी होगी, तो इसको डबल कर दो। तो ये जो टोटल लेंथ है पी क्यू, अच्छा इसका नाम d नहीं बोल सकते इसको, इसका एक काम करते हैं, इसका नाम r रख लेते हैं, तो इसको आर क्यू बोल देते हैं क्योंकि d तो पूरी लेंथ का नाम है। अब पी क्यू इक्वल टू डी हो गया और 2r क्यू, तो 2 टाइम्स 1/√2 यानी कि d की वैल्यू आ गई √2। और d की वैल्यू अगर √2 आ गई तो इसका मतलब यहाँ पर भी पहले ही आ गई थी d की वैल्यू √2, तो d टू द पावर 6 करना था हमको, तो d टू द पावर 6 की वैल्यू 2 टू द पावर 3 यानी 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन था। इसमें एक और बात बतानी थी मुझे, वो भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है, वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, सॉल्व इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स x। कई बार जेई पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से इनवर्स फंक्शन में आए हुए हैं कि कहते हैं कि भाई एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, इसको सॉल्व करो और नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ कितने आएंगे, या एक्स की वैल्यूज़ बताओ क्या क्या आएंगी। और उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जो एफ एक्स होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसका एफ इनवर्स एक्स निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि निकलेगा ही नहीं, लेकिन बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी इनवर्स निकालने में। तो उस समय हमें यही कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए यहाँ पर, कि हमारे पास अगर एफ एक्स है और एफ इनवर्स एक्स है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए y इक्वल टू एक्स की, ये y इक्वल टू एक्स की। और ये जो लाइन है ये हो जाएगी, अगर मान लिया ये वाला कर्व अगर हमारा एफ एक्स है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है और ये वाला एफ इनवर्स एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को इक्वल नहीं करेंगे, हम एफ एक्स को और इन दोनों को इक्वल करा देंगे। तो हम एफ इनवर्स एक्स निकालने से बच भी जाएंगे। ये कहीं ना कहीं कट करेगा क्योंकि सोल्यूशन है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं कट होगा। कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने ये बनाया एफ एक्स, तो इस तरह का ग्राफ, तो फिर वो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देने वाला ही नहीं है। तो हम क्या करें, एफ एक्स को कुछ ऐसे लेट कर लें, नहीं तो फिर ये तो हो जाएगा कि भाई कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा इसमें। तो ये हमारा एफ एक्स कुछ इस टाइप का हो गया, और एफ इनवर्स एक्स जो है ये हमारा एफ इनवर्स एक्स हो गया। चलो इसको मान लेते हैं कि ये एफ एक्स है और ये जो है वो एफ इनवर्स एक्स है। हमको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये चाहिए, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एफ एक्स को एक्स के इक्वल करके इसको ईजिली सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है ना, ये सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि उसके इन्वर्स के चक्कर में पड़े और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस जाए। तो ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका ध्यान हमको रखना है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आता है और नंबर ऑफ सोल्यूशन मांगते हैं, आया है क्वेश्चन, आपने अगर इन्वर्स किया हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं मिला होगा ये, और अगर अभी भी छूट गया है तो इसको ढूंढो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों, यस और नो? ओके, फिर ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये भी है।
ये जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट भी रहा है, और ये कुछ मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर वाला क्वेश्चन लगता है, जबकि ये मैक्सिमा मिनिमा से सॉल्व नहीं होने वाला है, ये इसी चैप्टर से ही टेंजेंट नॉर्मल से ही सॉल्व होगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर अपॉन 20 माइनस अंडर रूट ऑफ 17 माइनस x2 माइनस 13, और इस पूरे का क्या है, ये होल स्क्वायर है, ये यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेयर x1 belongs to R positive and x2 belongs to 13,17। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि भाई ये कौन सी कंडीशन बन रही है, क्या ये डिस्टेंस फार्मूला के तरीके बन रहा है क्या। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या ये डिस्टेंस फार्मूला बन रहा है क्या। देखो ध्यान से देखो इसको कि अंडर रूट के साथ अंडर रूट को तो हटा दिया, स्क्वायरिंग कर दी है। क्या ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बन रहा है क्या। और अगर ये बन रहा है तो x1 और x2 तो है हमारे पास, अब y1 माइनस y2 और ढूंढना है हमको, y1 माइनस y2। तो ये जो फॉर्मूला जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला, ये हमें कुछ याद दिलाता है डिस्टेंस फार्मूले की, कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि इसको ज़रा एक काम करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं AB। तो AB स्क्वायर की वैल्यू है ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसको कंपेयर कर देंगे इसी से x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर से, और ये x1 स्क्वायर अपॉन 20 माइनस अंडर रूट के अंदर 17 माइनस x2 माइनस 13 और इसका भी होल स्क्वायर। तो अब ये दोनों तो सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ज़रा, y1 इक्वल टू आ जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन 20। तो यहाँ से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x1 स्क्वायर इक्वल टू 20y1, यानी ये x स्क्वायर इक्वल टू 20y का लोकस बन गया। ये इसका लोकस क्या बन गया, ये एक बन गया पैराबोला। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। ये जो है एक पैराबोला बन गया जिसकी इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 20y। उसके बाद जो ये दूसरा वाला पार्ट है, जब इसको इक्वेट करेंगे y2 को y2 के साथ, तो देखो ज़रा यहाँ पर क्या होने वाला है, ये क्या फॉर्म बनेगा। तो y2 इक्वल टू है हमारे पास अंडर रूट 17 माइनस x2 और x2 माइनस 13, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो y2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 17x2 माइनस 17 इंटू 13 माइनस 13x2 प्लस 13x2। तो ये y2 स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया शायद मैंने, यहाँ पे 17x2 आना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट फिर चेक कर लेते हैं। 17 इंटू x2 हो गया, 17 इंटू 13 हो गया, फिर x2 स्क्वायर यहाँ आना चाहिए था, तो ये हो गया माइनस का x2 स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x2 स्क्वायर और प्लस का 13x2। तो इनको सबको इधर भेज देते हैं, y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 17 और 13 हो गया 30x2, और साथ में कितना हो गया इक्वल टू माइनस का 13 इंटू 17। अब ज़रा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये y2 स्क्वायर है और ये a स्क्वायर माइनस 2ab है हमारे पास। b स्क्वायर ऐड करने के लिए कितना ऐड और सब्सट्रैक्ट करना चाहिए यहाँ पर बोलो, और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 3 जा 51 5, 17 1 जा 17 और 5 10 19 20 21।
कितना ऐड करें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? 221 हो जाएगा ये। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है x2 स्क्वायर माइनस 30x2 को, तो क्या ऐड करना चाहिए यहाँ पे? x के कोफिशिएंट का हाफ करें और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दें। तो इसका हाफ हो जाएगा 15 और 15 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ। 225 यहाँ ऐड किया और यहाँ ऐड किया, तो ये बन गया y2 स्क्वायर प्लस x2 माइनस 15 होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया 4। तो क्या ये कुछ किसकी, ये कौन सी फॉर्म बना रहा है? इसको देख के समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है? x माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 4 हो गया 2 का स्क्वायर। तो इसका जो लोकस है वो क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है सर्कल जिसका सेंटर 15,0 हो जाएगा और जिसकी रेडियस 2 हो जाएगी। एक हमको मिल गया है पैराबोला और एक हमको मिल गया है सर्कल। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, काफ़ी पहले की बात है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इसको डिस्कस कर लिया गया। तो अब हमको सर्कल का सेंटर पता चल गया, सर्कल पता चल गया, रेडियस पता चल गई है और एक पैराबोला पता चल गया। उनके मिड की लेंथ निकालनी है और वो भी मिनिमम वैल्यू, मतलब वही शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है एक सर्कल और एक पैराबोला के मिड की। तो क्या अब ट्राई कर सकते हो तुम लोग? हमारे पास एक पैराबोला मिल गया और एक सर्कल मिल गया है, इनके मिड की लेंथ हमको, इनकी शॉर्टेज डिस्टेंस हमको बतानी है। देखो ये एक पैराबोला हो गया जिसकी वैल्यू है x स्क्वायर इक्वल टू 20y। और एक यहाँ पर सर्कल मिल गया हमको जिसका सेंटर 15,0 है, यानी कि वो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये एक सर्कल मिल गया जिसका सेंटर 15,0 है और रेडियस की वैल्यू इसकी कितनी है? इसकी रेडियस जो है वो 2 है। यहाँ से इस कर्व पे हमें कोई पॉइंट लेट करना है और यहाँ से इसकी लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। ये इसका कॉमन नॉर्मल हो गया, एक ये और एक ये। हमने पढ़ा है कि जो सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास होता है, सबको पता है, सर्कल पढ़ चुके हैं सब लोग। जो सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट 15,0 है, ये लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है और हमें जो लेंथ फाइंड आउट करनी है उसका नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं, ये ए है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 लेट करेंगे। लेकिन y1 की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, तो x1 y1 की वैल्यू कितनी है? x1 स्क्वायर अपॉन 20। तो ये a के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमको इसकी लेंथ ये b फाइंड आउट करनी है और ये सर्कल का सेंटर c है। अब जरा बताओ कैसे फाइंड आउट की जाए, कौन बताएगा? ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है हमको, कोई आइडिया? और हमको ये भी पता है कि जो नॉर्मल है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, ये को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता है। बोलो अंजलि, कुछ बताओगे इसके बारे में, आगे क्या करना चाहिए? अंजलि आवाज आ रही बेटा मेरी? हाँ सर, कुछ आइडिया? नो? सोच रही हूँ। ओके, सोचो सोचो। ये बार बार मैं एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ, उस लाइन का एक मीनिंग है कि नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ लिख भी देता हूँ। इसका क्या मीनिंग है और इसका इस क्वेश्चन में क्या इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं।
और कोई कुछ बताना चाहता है इस लाइन को पढ़ने के बाद? किसी को कुछ आइडिया हो रहा है कि हमें ये निकालना चाहिए और फिर इसको यहाँ से पास करा देना चाहिए, बस हमारा आ जाएगा। हमें क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमको सी तो पता ही पता है, बस हमको ए के कोऑर्डिनेट और पता चल जाए। हम क्या निकालना क्या चाहते हैं, हम ए बी की लेंथ निकालना चाहते हैं, जबकि बी सी हमको पता है। बी सी जो है वो रेडियस है सर्कल की, वो 2 है, वो हमको पता है। हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम ए सी की पहले लेंथ निकालेंगे। लेकिन हमें सी तो पता है 15,0, लेकिन ए नहीं पता है। किसी तरीके से एक वेरिएबल x1 बचा हुआ है, अगर कहीं से हम x1 की वैल्यू निकाल दें तो फिर ये ए के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे, और जब ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो ए सी की लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। और ए सी की लेंथ फाइंड आउट हो गई तो उसमें से बी सी को माइनस कर देंगे, तो उनके जो सर्कल का और जो पैराबोला के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस है वो हमको पता चल जाएगी। तो देखो क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? जबकि हमारे पास जो पैराबोला है इसको यहीं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20y है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x इक्वल टू 20 dy/dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 2 बाई कितना हो जाएगा, 2 10 जा 20, x1 बाई जो है x/10 हो जाएगा। और एट पॉइंट x1 y1 करेंगे तो ये आ जाएगा x1/10। लेकिन ये जो है वो स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -10/x1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, जो कि -10/x1 आ गया। और पॉइंट भी हमको पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, x1² 20। तो क्यों ना हम इक्वेशन जो है वो नॉर्मल की फाइंड आउट कर लेते हैं। ये x1 है, ये y1 है, और उसको कहाँ से पास करा देंगे, सेंटर ऑफ सर्कल से। और जैसे ही सेंटर ऑफ सर्कल से पास कराओगे तो अननोन जो है वो x1 है, और उस x1 की वैल्यू हमें बड़े आराम से पता चल जाएगी। थोड़ा सा लेंथी होगा ये क्वेश्चन, लेकिन कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन है, इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल 15,0। तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 0 माइनस x1² 20 इक्वल टू -10/x1। और x की वैल्यू जो है वो 15 है माइनस x1। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -10 × 15। इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा 15 का और इसका दोनों का। तो x1 का करेंगे तो माइनस का x1³ हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 20 × 10 × 15। करो मल्टीप्लाई, दो कितना आएगा 200, और 200 × 15 3000। और प्लस का कितना हो जाएगा 200 x1। तो ये वैल्यू हमारी आने वाली है x1³ प्लस 200 x1 माइनस 3000 इक्वल टू 0। अब जरा इसको देख के बताओ कि x1 की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है। देख के डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि x1 की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगी, क्या सेटिस्फाई कर रही है x1 इक्वल टू, देखो ज़रा। ओके, x1 की वैल्यू 10 बिल्कुल सही है। तो 10 जैसे ही रखेंगे तो 10 का ये हो जाएगा 1000, और ये 2000 और माइनस 3000। तो अब देखो ना, पॉइंट हमको पता नहीं चल गया। अगर x1 की वैल्यू 10 है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x1, x1² 20। तो ये 10, 10² 100/20। तो ये क्या मिल गए हमको, पॉइंट के कोऑर्डिनेट। जो हमारा पॉइंट A था उसके कोऑर्डिनेट मिल गए 10, 5। तो ये आ गया हमारा A के कोऑर्डिनेट 10, 5। अब ये क्वेश्चन अब आगे मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग आंसर निकालो। इसके बाद हमने A के कोऑर्डिनेट निकाल दिया, हमारे पास C के कोऑर्डिनेट है 15, 0। तुम्हें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी AB² फाइंड आउट करना है। बताओ आंसर क्या आएगा। अभी भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व करूंगा, पहले थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पर।
बस हमारा मेन मोटो यही था कि हमें ए पता चल जाए। ए पता चल जाएगा तो फिर हम बड़े आराम से निकाल सकते थे। करिए करिए, सॉल्व करिए, बताइए। अगर नहीं आ रहा तो फिर इसके बाद भी कर दूंगा। बस ख़त्म है क्वेश्चन, ये हो चुका है सब। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सर 25 माइनस 2 आ रहा है। 25√2 -2 हाँ कि 5√2 -2 आएगा बेटा? हाँ 5√2। 5√2 -2 किसकी वैल्यू आएगी? ए बी की वैल्यू आएगी ना। हाँ और हमसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? यहाँ देखो, ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट नहीं लगा इसमें, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ये पहली लाइन में ही लिखा है कि हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ए बी स्क्वायर की वैल्यू। ये यहाँ भी मैंने लिख दिया है कि ए बी स्क्वायर ही पूछ रहा है। देखो, तो सबसे पहले ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 10 - 15 होल स्क्वायर और प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर। तो ये 10 - 5 15 5 25 और 25 ए सी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए सी की वैल्यू आ गई 5√2। और अगर ध्यान से देखोगे तो ए सी इक्वल टू क्या है? ए बी प्लस बी सी। ए सी इक्वल टू डायग्राम में अगर हम देखें तो ए बी प्लस बी सी है, तो हमें तो ए बी चाहिए। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी माइनस बी सी। तो ए सी की वैल्यू है 5√2 -2। तो ए बी ये हमारा आंसर नहीं है 5√2 -2, क्योंकि हमसे उसने कहा है कि उसका स्क्वायर निकालना है। तो 5√2 -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 × 2 = 50 + 4 - 2ab। तो ये कितना हो जाएगा? 20√2। तो ये हो गया 54 - 20√2। तो 54 में से और 20 में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 27 - 10√2। ये बड़े ही आराम से हमारा इजीली आंसर आ गया है। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कह रहा था वो निकालने के लिए। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं आप। यस और नो? ओके हार्दिक। चलिए, तो एक क्वेश्चन और है जेई के प्रीवियस ईयर का। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो वो भी लिख लेते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें भी हम पहले कर चुके हैं, उसको भी उसका कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है क्वेश्चन। अभी जो हमने कंडीशन पढ़ा था, जब दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन हमारा। और इस तरह का हमने अभी एक किया भी है, जिसका आंसर तुम लोगों ने बताया अभी। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी such that the equation px² = log x base e। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था अभी। y = e⁻x है और y = kx² है, तो k की वैल्यू बताओ। तो वही है, इसमें कह रहा है हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। has exactly one solution. Find possible values of p such that the equation this equal to this has exactly one solution। तो अगर सिंपल एक ही सोल्यूशन देता है तो इसका मतलब ये एक ही जगह पे कट करेगा या तो टच करेगा। तो अभी हमने ये k वाला जो तुम लोगों ने आंसर बताया e²/4, कुछ उसी से मिलता जुलता है। थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, सोचो, फिर उसके बारे में बात कर लेंगे। e⁻x वाले में जो तुमने किया होगा, वैसे तो आंसर बता ही दिया तुम लोगों ने। ये बताने का मोटो यही होता है कि इसका खास ध्यान रखना है। जो आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो जब भी कभी हम रिवाइज़ करें तो ये ज़रूर रिवाइज़ करें, क्योंकि इनके आने के चांसेस ज़रूर रहते हैं।
दो कर्व है हमारे पास, एक y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर है और एक y इक्वल टू लॉग एक्स है, एक y इक्वल टू लॉग एक्स है। दोनों को इक्वेट कर दिया इन्होंने और ये कह रहे हैं कि बताइए p की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये वो जो है वो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन देगा। तो एक काम करते हैं, इसके बारे में कोई बताएगा इसके बारे में कुछ, क्या करेंगे कैसे करेंगे, आंसर तो निकाल लोगे कि नहीं? वही काम करना है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं और दोनों के y इक्वल करा देते हैं, क्योंकि दोनों टच करते हैं तो सर e की पावर 2 प्लस 1 आंसर आ रहा है। e टू द पावर 2 अपॉन t प्लस 1। नहीं नहीं, चेक करो और चेक करो, कुछ गड़बड़ है, चेक करो। अब देखो उसमें और इसमें क्या फ़र्क आने वाला है, इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी छूट जाएंगी, उनके बारे में भी ज़रा बात करते हैं। जैसे इसके हम लिखते हैं कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इस ग्राफ को एक दूसरे को एग्जैक्टली वन सोल्यूशन में करने पे क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। जो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना कि m1 इक्वल टू m2, उससे क्या होगा, कुछ कुछ जो p की वैल्यू है वो छूट जाएगी। देखो कैसे, अभी बताता हूँ मैं कैसे छूट जाएगी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल टू जो हमारा पी एक्स स्क्वायर है और जो y इक्वल टू लॉग एक्स है वो कैसे बनेगा, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। तो y इक्वल टू लॉग एक्स, एक मिनट इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सीधा सीधा सा। एक इस टाइप की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जब y की वैल्यू ये log x हो, अच्छा अगर p की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, सपोज करो p की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो पैराबोला की ओपनिंग क्या होगी, बोलो। अगर p की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो पैराबोला की ओपनिंग क्या होगी, अपवर्ड में। और अगर p की वैल्यू निगेटिव हुई, p की वैल्यू निगेटिव हुई तो पैराबोला की ओपनिंग क्या होगी, डाउनवर्ड। तो अगर पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड हुई तो क्या इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का नहीं बनेगा, ये यहाँ से जाएगा। तो ये p की वैल्यू अगर ये हम देखें, ये y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर है, तो क्या इसका एक सोल्यूशन ये मिल नहीं रहा हमको, देखो ना। अगर तुम कहीं से भी ड्रॉ कर दो, तुम यहाँ से ड्रॉ कर दो इसका, अगर p की वैल्यू मान लो नीचे से जाएगा, पैराबोला ऐसे चला जाए, ये ओपनिंग कभी भी रहे हमेशा एक सोल्यूशन मिलने वाला है कि नहीं। इस तरीके से आ जाए, नीचे से आ जाए कोई, तो कोई ना कोई एक तो मिलने वाला है ना, ऐसा तो है नहीं। ये किसी भी केस में करोगे तो हमेशा वन सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो पक्की बात है। तो इसका मतलब जो केस फर्स्ट है हमारा, ये जो केस फर्स्ट है ये तो हमेशा ही पॉसिबल है कि अगर p की वैल्यू लेस देन 0 हुई, इफ़ p लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा अगर इक्वल टू 0 हुआ तो क्या तब भी होगा क्या, अगर p की वैल्यू 0 ले लिया हमने तो क्या तब भी एक सोल्यूशन मिलेगा क्या, बोलो यस और नो, कौन सा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर y p की वैल्यू 0 ले लिया मैंने तो क्या मैं केवल लिखूं p लेस देन 0 लिखूं कि p लेस देन और इक्वल टू 0 लिखूं, देन देयर इज वन ओनली वन सोल्यूशन। इक्वल टू 0 ही लेंगे, इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, वो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, x एक्सिस। तो क्या x एक्सिस नहीं काटता क्या log x को एक ही पॉइंट पे, बिल्कुल कट करता है 1,0 पे। तो इसका मतलब है केस 1 में तो ये तो हमारे पूरे आंसर का पार्ट हो ही गया, जो ये पहला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारे आंसर का ही पार्ट हुआ है। उसके बाद ज़रा दूसरे में आ जाते हैं, केस सेकेंड ले लेते हैं। केस सेकंड में हमारे पास जो पैराबोला है वो कुछ इस टाइप का जाएगा।
एक हमारा y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर है, तो वो कुछ इस टाइप का। अब ये p पॉजिटिव का केस ले रहा हूँ क्योंकि लेस देन का और जीरो का तो ले चुके हैं, तो p पॉजिटिव का, तो यानी कि ये पैराबोला कुछ इस टाइप से चला जाएगा। ये y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर। और दूसरा जो y इक्वल टू लॉग एक्स है वो कैसे जाएगा, वो कुछ इस टाइप से जाएगा कि y इक्वल टू लॉग एक्स, ये यहाँ से जाते 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 यहाँ पर कहीं टच करेगा और फिर ऐसे बेंड होगा। ऐसा भी केस पॉसिबल है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा हमको कि नहीं। और यहाँ से वही आंसर आएगा जो तुम लोग बता रहे हो, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ है उसमें, तो चेक कर लेते हैं। तो इफ़ p ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन टू कर्व मस्ट बी टच ईच अदर। और अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एल एन एक्स, करो डिफ्रेंशिएट। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, p एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/x। और दोनों के y की वैल्यू को भी इक्वेट करना है और दोनों को इनको भी इक्वेट करना है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2p(x1) एट पॉइंट x1 y1 ले लेते हैं, एट पॉइंट x1 y1, तो ये x1 हो गया और ये x1 हो गया। हाँ बिल्कुल सही निकाला है। किसने बोला, ये रुद्र। ये माइनस इन्फिनिटी से 1/2e तक होगा कि 2e से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, क्या लिख रहे हो, थोड़ा चेक करो इसको। और अभी भी इसमें कुछ थोड़ा सा और सोचो, अभी तो गड़बड़ है इसमें, थोड़ा सा पहुंच गए हो लेकिन पता नहीं क्यों माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/2e तक। अगर इसको सीधा कर दूं मैं तो ऐसा नहीं, और थोड़ा सोचो, और सोचो, आंसर के करीब हो एकदम। तो यहाँ से x1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2p आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 हो गई। और दोनों के y को भी इक्वेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू हो जाएगा p x1 स्क्वायर, x1 y1 स्क्वायर पे लाई करेंगे तो y और x1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/2p, तो p से p कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1/2, तो y1 की वैल्यू आ गई 1/2। और दूसरा वाला कर्व जो है वो y1 इक्वल टू ln x1 है, तो y1 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू ln x1, तो x1 जब लॉग हटेगा तो e की पावर में 1/2 चला जाएगा ना, और e की पावर 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी √e। तो अब हमें तो p निकालना था, ये इस रिलेशन का यहाँ यूज़ कर लेते हैं कि p इक्वल टू 1/2 x1 स्क्वायर, तो 1/2 और x1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी e, तो p की वैल्यू एक आ गई 1/2e, p की वैल्यू आ गई है 1/2e। अब जरा बताओ क्या करना चाहिए, p की वैल्यू 1/2e आ गई, तो p की तो केवल एक ही वैल्यू आई ना यहाँ पर, कि जब p की वैल्यू 1/e होगी तभी ये टच करेगा, हमेशा थोड़ा ना टच करेगा। यहाँ पर लिखा है p ग्रेटर देन 0 पर देन टू कर मस्ट बी टच ईच अदर, लेकिन p की सिंगल वैल्यू 1/2e, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ p का जो आंसर होगा कौन बताएगा, क्या आएगा आंसर। अरे इनका कलेक्शन हो जाएगा भाई, इनका कलेक्शन। पहले वाले से हमारा क्या आया है, फर्स्ट वाले से हमारा जो आंसर आया है वो आया है p लेस देन और इक्वल टू 0, और दूसरे वाले से आंसर आया p की सिर्फ एक ही वैल्यू 1/2e, तो जो हमारा आंसर होगा हेंस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p वो दोनों का कलेक्शन हो जाएगा, p बिलोंग्स टू -∞ टू 0, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। यूनियन सिर्फ एक ही का कलेक्शन है तो 1/2e सिर्फ, तो ये हमारा आंसर आने वाला है, p बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 1/2e, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी कह सकते हैं छोटा क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो खास ध्यान रखना है इसका, जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये।
इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चों, बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लेते हैं बस, फिर उसके बाद अगले टर्न से कुछ नया स्टार्ट करेंगे। इसी का दूसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट हमारा मतलब जो हमारा पहला अध्याय है वो कथा का ख़त्म हो जाएगा। घंटी घंटी बजा के आगे पहुंच जाएंगे फिर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो। चलिए, तो फिर और एक क्वेश्चन और भी है जेई का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बता देता हूँ मैं, उसके बाद बात करते हैं। एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके। जैसे मान लिया कि हमारा जो सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लिया 2 गिवन है या 3 गिवन है, 4 गिवन है, कोई भी गिवन है, तो हमने कोई भी ए स्क्वायर करके ले लिया या 3 करके ले लिया या 2 करके। तो कोई सर्कल की इक्वेशन अगर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन है, कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, मान लिया हमने 4 ले लिया। तो एक अगर ये सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, और एक ये कंडीशन गिवन है एक्स टू द पावर 2/3 वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू 4, तो इनको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो पहले दो को तो ड्रॉ करना हमें बाखूबी आता है, तीसरे वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसके बारे में मैं एक बात बता देता हूँ तुम्हें कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें कैसे ड्रॉ करना चाहिए। तो देखो, एक तो हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, एक सर्कल को बना देते हैं। एक सर्कल हमारा जो है वो कुछ इस टाइप का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। भगा दो इसको, पूरे को टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो जब कभी सर्कल की बात होगी तो कुछ इस टाइप का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और जब लाइन की बात होगी तो लाइन जो हमारी है वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन हो जाएगी यहाँ से, जो यहाँ से कट करेगी और यहाँ से कट भी करेगी। कुछ इस टाइप से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है हमको। तो जब भी कभी लाइन की इक्वेशन होगी तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 ये हो गई। जब सर्कल की बात होगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। लेकिन जब ये पावर जो है वो 1 से कम आ रही है, देखो जब पावर 1 आ रही है तो एक लाइन बन रही है, जब पावर 2 आ रही है ग्रेटर देन 1 आ रही है, यानी 2 आ रही, 3 आ रही, तो सर्कल कुछ इस टाइप से जा रहा है। लेकिन जब पावर 1 से कम आएगी, जैसे 2/3 है, 1/3 है, तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से कुछ जाएगा ये। तो ये वाला ग्राफ हमको ध्यान रखना है कि ये नीचे की तरफ शेप में जाएगा। चाहो तो तुम कोई वैल्यू रख के देख सकते हो। यहाँ पर जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ये हमको ध्यान रखना है। ये जो ग्राफ हमने बनाया ये ग्रीन शेप में, ये इसी का ग्राफ है। एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू 4। मतलब कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि अगर पावर 1 से कम है, अगर ये पावर 1 से ज़्यादा है, तो फिर ये ग्राफ सर्कल का यानी कि इस टाइप से कुछ जाएगा। अगर पावर 1 है तो ये तो पता ही है सबको, स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन अगर पावर 1 से कम है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पावर जो है वो 1 से कम है, तो ये जो ऊपर की तरफ शेप जा रहा था वो अब नीचे की तरफ से होके जाएगा। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ तुम्हें पता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का पता है कि ये पावर 3 है तो इस टाइप से जा रहा है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तुम्हें पता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, पावर जो है वो 1 से ज़्यादा है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे जाता है। अगर y इक्वल टू रूट एक्स है, y इक्वल टू अगर यहाँ पे अंडर रूट एक्स आ जाता है, तो ये भी सबने याद तो कर ही लिया है।
अगर एक्स स्क्वायर है तो ये इस टाइप से जाएगा, और रूट एक्स है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है। यही मेरा बताने का पर्पस था इसका, कि अगर पावर 1 से ज़्यादा होगी तो कुछ इस टाइप से जाएगा, जैसे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और अगर पावर 1 से कम होगी तो कुछ इस टाइप से जाएगा। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का भी ऐसे ही जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर का जा रहा है, और x की पावर 1/3 होगी तो वो नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कुछ इस टाइप से हमारा क्वेश्चन का ग्राफ जाने वाला है। ठीक है, एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास सर्कल है तो हमको उसका पता है कि उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो सर्कल के क्या होते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा वाई की वैल्यू ए साइन थीटा। इसी तरह पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये भी हमको पता है। एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280 होता है। इलिप्स के भी पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। हाइपरबोला का भी हमें पता है। ये सारे तो पता है, इसके बाद से लापता है तो उसको भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ए सेक थीटा कॉमा वाई की वैल्यू बी टेन थीटा। फिर उसके बाद ये सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला के बाद आ जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी शायद बताया हुआ है लास्ट ईयर। कितने लोगों को पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? याद है किसी को? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स इक्वल टू सी टी और वाई इक्वल टू सी अपॉन टी। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे लिए नया हो जाएगा। और एक कर्व जो जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया था वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको भी याद रखो। एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर होता है और वाई इक्वल टू टी क्यूब। ये भी वही सेम है कि अगर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो टी टू द पावर 6 आएगी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो भी, एक्स क्यूब की वैल्यू निकालोगे तब भी टी टू द पावर 6 आएगी। ठीक है, तो एक हमको ये दोनों का आइडिया होना चाहिए। और ग्राफ ड्रॉ करते समय हमें कुछ कर्व ट्रेसिंग का आइडिया होना चाहिए। कर्व ट्रेसिंग में एक दो पॉइंट है वो लिख लेते हैं कि अगर हम कोई ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल कब बनेगा? जब हम क्या करें, y को रिप्लेस कर दें माइनस वाई से और इक्वेशन चेंज ना हो। इफ y इज रिप्लेस्ड बाई माइनस वाई एंड इक्वेशन गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है रिमेन्स अनचेंज्ड। ये कभी एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी बात। तो उस तरह का ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होता है। जैसे मान लो तुमने सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का कोई ग्राफ बताओ, तो पैराबोला देख लेते हैं। ये वाला पैराबोला सबको पता है, इस टाइप से पैराबोला जो होता है, ये किसका ग्राफ क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इसमें अगर हम y की जगह माइनस वाई रखें और फिर इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो क्या इक्वेशन में कोई चेंज आने वाला है क्या? तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ग्राफ अगर ऊपर जितना है उतना ही ग्राफ नीचे भी बनने वाला है। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ में अगर हमें अननोन ग्राफ मिलता है तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ग्राफ इसका ऊपर बना है तो सिमेट्रिकल होगा तो नीचे भी जाएगा। उसके बाद सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा? इसी का दूसरा पार्ट हो जाएगा कि अगर हम y की जगह अगर हम x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। कोई भी इक्वेशन देख लो, जैसे अगर हम केवल पैराबोला का ही ग्राफ ले लें तो कुछ इस टाइप से y के सिमेट्रिकल होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब इसमें जरा x की जगह पे माइनस एक्स रख के देख लो। x की जगह पे जैसे ही तुम इसमें माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर